अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम ग्रुप 1A एलिमेंट्स का सेकंड टॉपिक शुरू करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज द आउटलाइन ऑफ ग्रुप 1A एलिमेंट्स व्हिच इज गिवन इन योर कोर्स बुक। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें हमने एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करना है, जिसके सब टॉपिक्स में क्या आता है। इट इंक्लूड्स ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, melting and boiling point, and density is discussed. So we will discuss all these topics in over this video lecture. So starting with atomic radius, ये आपका कोर्स बुक है। कोर्स बुक में ये देखें आपके सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। एटॉमिक रेडियस है, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, सिमिलरली डेंसिटी is given. So we are starting our lecture from trend in atomic radius. ओके, पहले हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे एटॉमिक रेडियस को, उसके बाद हम आएंगे इसके ट्रेंड के ऊपर। सो एटॉमिक रेडियस क्या है कि द फर्स्ट वन फिजिकल और एटॉमिक प्रॉपर्टी इज एटॉमिक रेडियस। अब देखें एटॉमिक रेडियस क्या है कि दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन रेडियस। कोई भी अगर आप सेंट्रल आप कोई भी चीज ले लें तो सेंटर से लेकर किसी भी जो उसका आउटर बाउंड्री है वहां तक का डिस्टेंस है, उसको हम कहते हैं कि ये इसका रेडियस है। अगर हम एटम का लेंगे तो एटम में सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, और आउटर शेल को क्या कहा जाता है, वैलेंस शेल। तो एटम में न्यूक्लियस और जो वैलेंस शेल है उनके दरमियान डिस्टेंस को हम कहेंगे कि ये एटॉमिक रेडियस है। अच्छा, तो अब हमने ग्रुप नंबर 1 में देखना है कि एटॉमिक रेडियस की वेरिएशन कैसे होती है। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 इन पीरियोडिक टेबल स्टार्ट्स फ्रॉम हाइड्रोजन एंड इट इंक्लूड्स हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, एंड देन द लास्ट वन इज स्ट्रोंशियम। वी विल स्टार्ट फ्रॉम लिथियम। ठीक है, सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि जो पीरियड नंबर है ये इंडिकेट करते हैं नंबर ऑफ शेल को। तो अगर हाइड्रोजन ग्रुप नंबर 1 के फर्स्ट पीरियड में है, इट मीन्स कि इसमें 1 शेल है। लिथियम 2 में है तो इसमें 2 शेल होंगे, सोडियम में 3 शेल है, पोटेशियम में 4 है, रुबिडियम में 5, सीजियम में 6 और स्ट्रोंशियम में नंबर ऑफ शेल 7 होंगे। अच्छा, तो हम देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस की वेरिएशन व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल कैसे होती है। अच्छा, तो अगर इनके हम शेप्स ड्रा करें फ्रॉम सोडियम टू सीजियम, फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, तो ये हमारे पास इस तरह की कुछ सिचुएशन आएगी। देखो, लिथियम जो है वो पीरियड नंबर 2 में एग्जिस्ट करता है, तो इट मीन्स कि इसमें नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, 2 है। दिस रेड डॉट इन सेंटर इंडिकेट्स न्यूक्लियस while these blue lines are the number of shells. So there are 2 shell in lithium because this is in period number 2. Then in third period we have sodium, so it means that it has 3 shell. पोटेशियम इज इन द 4th पीरियड, तो इसमें शेल कितने होंगे, 4। रुबिडियम 5 में है तो इसमें जो वैलेंस शेल है, सॉरी जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो 5 होंगे। और सीजियम जो है वो बिलोंग करता है ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 6 में, तो उसमें नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगे, 6 होंगे। अच्छा, दूसरा क्या है कि दे ऑल बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 1, और हमने पढ़ा था कि ग्रुप नंबर इंडिकेट करता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो अगर ये ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स है, इट मीन्स के सब के जो वैलेंस शेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1। सो दिस ग्रीन डॉट इंडिकेट्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। अच्छा, अब हमने देखना है कि एटॉमिक रेडियस की वेरिएशन कैसे होती है ग्रुप नंबर 1 में। सो व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। एक तो सिंपली आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे तो जाहिर बात है एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है, और हम किसकी वेरिएशन पढ़ रहे हैं, एटॉमिक रेडियस की। तो जाहिर बात है अगर साइज बढ़ेगा, ये देखें नीचे आपको नजर आ रहा है, ये जो पहला एलिमेंट है उसका साइज छोटा है, जैसे ही जैसे हम नीचे चलते जा रहे हैं उनका साइज इंक्रीज होता जा रहा है। तो जब साइज इंक्रीज हो गया तो ऑब्वियसली हम क्या कहेंगे कि एटॉमिक रेडियस वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस इज गोइंग टू इंक्रीज व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल। सो ट्रेंड क्या है एटॉमिक रेडियस का, व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, top to bottom in the periodic table, number of shell increases
ठीक है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। और जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो इसका क्या मतलब हो गया है कि एटॉमिक रेडियस आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, सो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अच्छा, एटॉमिक रेडियस की अगर आप वैल्यूज देखें फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, तो इनकी वैल्यूज हैं, लिथियम की वैल्यू होती है 152 पिकोमीटर। फिर हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट क्या आता है, सोडियम, और सोडियम के लिए एटॉमिक रेडियस की वैल्यू है 186 पिकोमीटर। ठीक है, दिस वैल्यूज आर इन पिकोमीटर। देन फॉर पोटेशियम द वैल्यू इज 227, for rubidium the value is 248, and for cesium the value is 265 picometer। अब देखें, पहले 152 है, फिर 186, 227, 248 एंड 265। आप देख रहे हैं कि लिथियम से सीजियम तक जाते हुए एटॉमिक रेडियस की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके बुक में मेंशन है वो है ट्रेंड इन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सो ट्रेंड इन आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, दिस इज द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू आयोनाइज इन एटम। ठीक है, इफ वी हैव सपोज एन एटम और उसमें सपोज 2 शेल है, तो अब उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, अगर आप उसको रिमूव कराना चाहते हैं तो क्या होगा, वो खुद रिमूव नहीं करेगा, बल्कि यू हैव टू, उससे सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो अगर वो एनर्जी कहीं से एक्वायर कर लेता है तो उस एनर्जी के बाद, ठीक है, उस एनर्जी के बाद ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और लूज करने के बाद इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, साथ में ये इलेक्ट्रॉन देखें रिमूव हो गया है। और ये कंडीशन इसके लिए क्या है कि वो एटम गैसियस स्टेट में हो। तो ये जो एनर्जी जो इस एटम को रिक्वायर्ड थी टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर शेल, इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। और इसके लिए वर्ड यूज हुआ है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये है कि वो एनर्जी जो आप पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगाते हैं, जब हम दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराएंगे तो उसकी एनर्जी कहलाएगी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। जो एनर्जी थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड होती है उसको कहा जाता है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। सो हियर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम द आउटर शेल, सो दैट्स व्हाई द टर्म फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज यूज्ड हियर। अच्छा, अब आयनाइजेशन एनर्जी के लिए रूल क्या है कि अगर किसी एटम का साइज स्मॉल है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी यूजुअली ज्यादा होती है। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है ठीक है, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता जाता है, जो आयनाइजेशन एनर्जी है इट बिकम्स लेस। सो स्मॉल साइज्ड एटम्स रिक्वायर मोर आयनाइजेशन एनर्जी व्हाइल लार्ज साइज एटम्स रिक्वायर लेस आयनाइजेशन एनर्जी। अब हम देखते हैं कि ग्रुप नंबर 1 में आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है। तो ये है हमारे पास ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स अगर हम देखें तो नीचे जाते हुए नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं। दूसरा क्या है कि जो दूसरा फैक्टर इसमें इंक्रीज होता है वो है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट भी से कहा जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहा जाता है। सो व्हाइल गोइंग डाउन द ग्रुप द शील्डिंग इफेक्ट और द स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज। स्क्रीनिंग इफेक्ट इसे कहते हैं कि ये जो न्यूक्लियस और आउटर शेल के दरमियान में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दरमियान में जो शेल आ रहे हैं, तो उन शेल में भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे, और चाहे इलेक्ट्रॉन करीब करीब हो या दूर दूर हो, उनमें रिपल्सिव फोर्स तो होती है बिकॉज दे ऑल कैरी नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं विच आर इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर शेल, दे रिपेल ईच अदर, एंड ड्यू टू दिस रिपल्सिव फोर्सेज द इलेक्ट्रॉन मूव अ लिटिल अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो शेल यहाँ पे है ये थोड़ा सा दूर हो जाता है, और इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं कि ये स्क्रीनिंग इफेक्ट है। दूसरा इसमें क्या है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से चुभ जाते हैं,
ठीक है। इस शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो इनर इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या करते हैं कि आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस के इफेक्ट को कम कर देते हैं, और इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। अच्छा, तो अब क्या होगा कि नीचे चलते हुए आप देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ इंटरवेनिंग शेल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, ड्यू टू विच नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन आर आल्सो इंक्रीज, और जितने इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा होंगे तो उतना ही रिपल्सिव फोर्स भी इनका ज्यादा होगा, सो शील्डिंग इफेक्ट भी इसमें इंक्रीज होगा। सो व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप द शील्डिंग इफेक्ट आल्सो इंक्रीजेस। दूसरा क्या है कि अब चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी को, तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि जिनका साइज स्मॉल होता है वो न्यूक्लियस के करीब होते हैं, उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है तो उसको निकालना मुश्किल होता है, वो डायरेक्टली न्यूक्लियस के कंट्रोल में है। लेकिन वो वाले इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से फासले के ऊपर हैं, जिनके दरमियान में बहुत ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट भी आ रहा है, मतलब वो बहुत न्यूक्लियस से छुप भी रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। मतलब वो न्यूक्लियस के फोर्स से छुपा हुआ है तो आप कम भी एनर्जी देंगे तो वो कोरम निकल जाएगा, जबकि जो न्यूक्लियस के अंडर कंट्रोल में है तो उसको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो ऊपर वालों की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, जब हम नीचे आते जाते हैं सो बिकॉज द साइज इंक्रीजेस, सो दैट्स व्हाई द आयनाइजेशन एनर्जी आल्सो डिक्रीजेस। सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन द साइज ऑफ द एटम एंड आयनाइजेशन एनर्जी। सो व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, ये ट्रेंड हो गया है आयनाइजेशन एनर्जी का ग्रुप्स में, ग्रुप नंबर 1 में। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज अगर आप मुख्तलिफ एलिमेंट्स की देखें, ग्रुप नंबर 1A में फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की इन किलो जूल पर मोल, सो दिस वैल्यूज आर फॉर लिथियम द वैल्यू इज 520 किलो जूल पर मोल, देन फॉर सोडियम it is 496 kilojoule per mole, for potassium this is 419 kilojoule per mole, for rubidium this is 403 kilojoule per mole, and for cesium this is 376 kilojoule per mole। अब देखें लिथियम की वैल्यू सबसे ज्यादा है, सीजियम की वैल्यू सबसे कम है, so while going down the group the ionization energy values decreases। अच्छा, नेक्स्ट जो यहाँ पे आपकी बुक में फिजिकल प्रॉपर्टी दी हुई है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स की कैसे होती है। सो ट्रेंड इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? दिस इज द एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन। कोई भी जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ए और बी के दरमियान अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो अगर हमारे पास टू डिसिमिलर एलिमेंट्स हैं, उनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड है, तो एक की पावर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ज्यादा होती है, दूसरे की पावर कम होती है। अब जिसकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा है तो वो क्या करता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को थोड़ा खुद के करीब कर देता है, जिसकी वजह से हम क्या लिखते हैं, पार्शियल नेगेटिव चार्ज उस एलिमेंट के ऊपर जिसने इलेक्ट्रॉन अपने करीब किए हैं, और जिससे दूर चले गए हैं उसके ऊपर हम लिखते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या शेयर्ड जो बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, उसमें किसी एक एटम की ये एबिलिटी कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हमने ग्रुप नंबर 1 में देखना है कि एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। ट्रेंड देखने से पहले यू शुड नो कि पीरियड ग्रुप नंबर 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर शेल, और हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं कि जो एटम्स हैं उनकी स्टेबिलिटी तब होती है जब उनका आउटर शेल या तो कम्प्लीटली फिल्ड हो या वो खाली हो। तो इनका अगर आउटर शेल है तो इसको कंप्लीट होने के लिए अगर 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो इनमें नहीं है। सपोज सोडियम के आउटर शेल में या उसका जो लिथियम है उसके सेकंड शेल को कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या प्रेफर करेंगे, अपना शेल एम्प्टी करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन इसको नहीं मिलेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन ये आसानी से लूज कर सकता है।
सो शेल कंप्लीट करने वाली सिचुएशन इसके लिए डिफिकल्ट है, शेल एम्प्टी करने की सिचुएशन इसके लिए आसान है। तो ये क्या करेंगे, ये अपना शेल एम्प्टी करेंगे और इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करेंगे। इसी तरह की सिचुएशन बाकी एलिमेंट्स में भी है। सो दे वांट टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन। मेन बात इसमें क्या है कि ग्रुप नंबर 1A के एलिमेंट्स अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, वो एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी है, और ये इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर कर रहे हैं। तो जाहिर बात है ग्रुप 1A के एलिमेंट्स जितने भी हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में कम होती है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जितने बाकी एलिमेंट्स हैं उनके मुकाबले में ग्रुप 1A की जो ज्यादातर जो एलिमेंट्स हैं उनसे ग्रुप 1A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। लेकिन अगर इसमें हम सीक्वेंस देखें कि अब इनमें किसकी सीक्वेंस ज्यादा होगी किसकी कम होगी, तो इसके लिए हमें दोबारा से इनके साइज को देखना होगा। ठीक है, जिनका साइज कम है, so those atoms which have small size उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, their electronegativity values are more, while जैसे जैसे साइज बढ़ते जाता है जो लार्ज साइज वाले हैं तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है, दे हैव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की इनकी जो पावर है वो कम होती जाती है। दे आर ग्रुप 1A के जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे वांट्स टू एक्वायर पॉजिटिव चार्ज बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। So if we look at the sequence in group number 1A, while going down the group the size increases, as well as the distance between the nucleus and outer shell also increases. So there is less control of electron over there is less control of nucleus over the electron. ठीक है, सो क्या होगा कि जब हम नीचे चलते जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी, मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी कम होती जाती है, क्योंकि नीचे जाते हुए इनके अपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर कंट्रोल बहुत कम है, वो हैंडल नहीं हो रहे। तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके लिए तो इसकी एफिनिटी और भी कम होगी, जबकि जो ऊपर वाले हैं उनका साइज कम है नीचे वाले के मुकाबले में, तो उसके ऊपर न्यूक्लियस का कंट्रोल नीचे वालों के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो अगर हम इनमें खुद सीक्वेंस देखेंगे तो जो ऊपर वाले हैं उनका साइज स्मॉल है तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा होगी, जो नीचे वाले हैं लार्ज साइज वाले हैं जिनमें न्यूक्लियस का कंट्रोल, इफेक्टिव न्यूक्लियस जो चार्ज है, न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो कंट्रोल है वो कम होता जा रहा है, तो इस वजह से उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज हैं वो भी कम होंगी। तो सीक्वेंस क्या होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, मतलब देयर एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इनकी इलेक्ट्रॉन के लिए जो एफिनिटी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती जाती है। अच्छा, अब अगर आप ग्रुप 1A एलिमेंट्स की वैल्यूज देखें तो लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 0.98, फॉर लिथियम द वैल्यू इज 0.98, फॉर सोडियम इट इज 0.93, देखें कम हो गई है, लिथियम के मुकाबले में इसकी वैल्यू कम हो गई है। देन वी हैव पोटेशियम, फॉर पोटेशियम द वैल्यू इज 0.82, मजीद कम हो गई है। देन वी हैव रुबीडियम, रुबीडियम और पोटेशियम की वैल्यू सिमिलर है, इट इज 0.82, और जो सीजियम है उसकी वैल्यू पर मजीद कम हो गई है, इट इज 0.79। तो देखें डाउन द ग्रुप जाते हुए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज है वो डिक्रीज होती जा रही है। लिथियम की सबसे ज्यादा है 0.98 और सीजियम की सबसे कम है 0.79। ठीक है, ये हो गया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम जाएंगे टुवर्ड्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। स्ट्रेंथ इन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, अगेन मेल्टिंग पॉइंट क्या है कि इफ वी हैव एनी सॉलिड सब्सटेंस सपोज और उसको हम हीट अप करें तो वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। अब वो टेम्परेचर जिसके ऊपर सॉलिड कन्वर्ट हुआ है लिक्विड में, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं कि ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। सिमिलरली जब आप लिक्विड को हीट अप करते हैं तो एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिसके ऊपर वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, और वो टेम्परेचर जिसके ऊपर लिक्विड कन्वर्ट हुआ है गैसियस स्टेट में, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं कि ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है, जहां पर लिक्विड के वेपर्स बनने शुरू हो जाते हैं। और ये जो मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है ये डिपेंड करता है
इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जितने स्ट्रांग होंगे तो उतना ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि आपको ज़रा हीट देनी पड़ेगी उस स्टेट को कन्वर्ट करने के लिए, उन इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए। लेकिन अगर उनके दरमियान इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं तो आप थोड़ा सा भी इसको हीट अप करेंगे, वो फौरन से अपनी स्टेट चेंज कर देगा और हम क्या कहेंगे कि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है, क्योंकि वो कम टेम्परेचर पर मेल्ट हुए हैं या बॉइल हुए हैं। अच्छा, तो ग्रुप नंबर 1A के जो एलिमेंट्स हैं उनके अगर आप क्रिस्टल लैटिस देखें, बिकॉज दे ऑल फॉर्म क्रिस्टल लैटिस, ठीक है, तो उनका जो क्रिस्टल लैटिस होता है जनरली उनमें फोर्सेस वीक होती हैं, ठीक है। देयर क्रिस्टल लैटिस ऑफ ग्रुप 1A हैव वीक फोर्सेस, मतलब उनमें आयनिक टाइप ऑफ फोर्सेस हैं। लेकिन अगर हम किसी दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, बाकी मेटल से कंपेयर करेंगे, तो उनके मुकाबले में इनके जो लैटिसेस होते हैं दे हैव वीक फोर्सेस, ठीक है। अच्छा, तो अगर ये फोर्सेस वीक है तो इसका क्या मतलब है कि इसको तोड़ना आसान है, दे आर सॉफ्ट इन नेचर। अगर ये सॉफ्ट हैं तो क्या मतलब है, थोड़े से हीट देने पर ये मेल्ट भी हो जाएंगे, बॉईल भी हो जाएंगे। तो वी विल से दैट दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और ये जो इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग वाली सीक्वेंस है, दिस डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ठीक है। जितना हम नीचे चलते जाते हैं देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज, सो द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ठीक है। अच्छा, इनकी वैल्यूज अगर आप देखें, सो फॉर लिथियम वी हैव 180 डिग्री इसकी है, 180.5 डिग्री इसका मेल्टिंग पॉइंट, और लिथियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है दिस इज 1326 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट आता है सोडियम, तो सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट है 97.8 डिग्री सेंटीग्रेड, वाइल इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 883 डिग्री सेंटीग्रेड। देखें, लिथियम के मुकाबले में सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट भी कम है और बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। नेक्स्ट इन सीरीज वी हैव पोटेशियम। फॉर पोटेशियम द मेल्टिंग पॉइंट वैल्यू इज 63.7, while its melting point value is boiling point value is 756. नेक्स्ट जो है वो रुबिडियम है, और रुबिडियम के लिए मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू है 39, while the boiling point value is 688 degree centigrade. Similarly, the last one, that is cesium. For cesium, the melting point value is 28.6, while its boiling point value is 690 degree centigrade. तो ये देखें, जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो पहले वालों की मेल्टिंग पॉइंट 180 है, लास्ट में सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या है 28.6 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह अगर आप बॉइलिंग पॉइंट को देखें तो लिथियम का 1326, और एंड में जब आप जा रहे हैं तो 690 आ रहा है। सो डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो रहा है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी डिक्रीज हो रहा है। और आखिर में हमारे पास बच गया है ट्रेंड इन डेंसिटी। So we will discuss trend in density here. 5 is trend in density. पहले हम डेंसिटी को डिस्कस करेंगे कि डेंसिटी क्या चीज़ है, उसके बाद ग्रुप 1A के एलिमेंट की डेंसिटी हम देखेंगे कि डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो डेंसिटी को क्या होता है। अच्छा, डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इज एक्चुअली मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मास बाय वॉल्यूम, इसको क्या कहा जाता है? डेंसिटी। यहाँ पे हम लिखेंगे मास डिवाइडेड बाय साइज, क्योंकि वॉल्यूम क्या है? दिस इज स्पेस ऑक्युपाइड बाय समथिंग, और स्पेस ऑक्युपाइड बाय समथिंग क्या चीज होता है? दिस इज एक्चुअली द साइज। So we can simply write that this is in terms of atoms, we can simply say that mass divided by उनका जो साइज है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम ग्रुप नंबर 1 में देखें तो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स में जब हम नीचे जा रहे हैं, चूंकि हमने डेंसिटी को देखना है कि नीचे चलते हुए इनकी डेंसिटी कैसे है, तो व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इनका जो मास है वो भी इंक्रीज हो रहा है, मास इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। सिमिलरली while going down the group their size also increases,
साइज बढ़ रहा है ना, और इसके साथ इनका जो एटॉमिक मास है वो भी बढ़ रहा है। तो अब जो डेंसिटी है, दिस इज मास डिवाइडेड बाय साइज। तो अगर आप यहाँ से देखें तो डेंसिटी का और मास का डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब अगर मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी, मास कम होगा तो डेंसिटी भी कम होगी। लेकिन अगर हम डेंसिटी और साइज को देखें, एटॉमिक साइज को, तो इनका इनवर्स रिलेशन है। क्या मतलब है कि अगर साइज बड़ा होगा तो डेंसिटी कम होगी, साइज कम है तो डेंसिटी ज्यादा होगी। अब नीचे जाते हुए तो ये दोनों चीजें इंक्रीज हो रही हैं, तो ये दोनों तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। तो अब यहाँ पे हमने क्या देखना है, ये देखना होगा कि मास और साइज में से कौन सा जो फैक्टर है वो ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। क्योंकि दोनों के साथ, एक के साथ इनवर्स रिलेशन है, दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर हम मास के रिस्पेक्ट से देखेंगे तो डेंसिटी को इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि नीचे चलते हुए मास इंक्रीज हो रहा है। जबकि अगर हम साइज के हिसाब से देखेंगे तो वो जब बढ़ेगा तो डेंसिटी तो कम होगी। तो एक के लिहाज से डेंसिटी बढ़ रही है, दूसरे के रिस्पेक्ट से डेंसिटी कम हो रही है। तो इस तरह के सिचुएशन में हम देखते हैं कि इन दोनों फैक्टर्स में से कौन सा जो फैक्टर है वो ज्यादा डोमिनेट करता है। तो मास और साइज में से यहाँ पे एक्चुअली मास जो है वो ज्यादा डोमिनेट करता है। तो हम साइज वाले को रिमूव करके, मतलब उसको इग्नोर करके, जो मास वाला फैक्टर है उसको हम कंसिडर करेंगे, और उसके रिस्पेक्ट से चूंकि मास और डेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है, तो इफ मास इंक्रीजेज द डेंसिटी विल आल्सो इंक्रीजेज। So when we go down the group, the mass increases, and when the mass increases, it means कि density जो है it will also increases. So the density increases down the group for group 1A elements. ठीक है, density increases down the group। जब हम नीचे आएंगे तो density increase होगी, क्योंकि जो mass है एटम्स का वो increase हो रहा है। अच्छा, इनकी वैल्यूज अगर आप देखें तो लिथियम की वैल्यू होती है डेंसिटी की, इट इज 0.53 ग्राम पर cm³। ठीक है, ये इसकी डेंसिटी की वैल्यू हो गई है, और दिस इज एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। फॉर सोडियम द वैल्यू इज 0.97 ग्राम पर cm³। फॉर पोटाशियम इट इज 0.86 ग्राम पर cm³। For rubidium, the value is 1.53 gram per cm³, and for cesium, the value is 1.88 gram per cm³। अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम नीचे आते रहे हैं, जो लिथियम है उसकी वैल्यू 0.53, फिर वैल्यू इंक्रीज हो गई है 97 में। यहाँ पे थोड़ा सा एनोमोलस बिहेवियर है, 0.86 है। उसके बाद दोबारा से वैल्यू इंक्रीज हो रही है 1.53, एंड जो सीजियम है उसकी वैल्यू क्या है, 1.88 है। पोटाशियम और जो सोडियम है, इसके केस में ये एनोमोलस बिहेवियर शो हो रहा है, और इसका रीजन क्या है कि पोटाशियम जो है दिस इज लाइटर देन सोडियम। ठीक है, पोटाशियम इज लाइटर देन सोडियम, सो दैट्स व्हाई इसकी वैल्यू हमारे पास कम आ रही है और सोडियम की वैल्यू ज्यादा आ रही है। तो मेन जो ट्रेंड है वो क्या है कि व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप द डेंसिटी इंक्रीजेस, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन मास। तो ये हो गया है हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने मुख्तलिफ एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। ग्रुप नंबर 1A की एटॉमिक रेडियस हो गया है, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सिमिलरली, एंड द लास्ट वन इज डेंसिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ग्रुप 1A की, जिसमें हमने पढ़ना है कि इनका वाटर के साथ कैसे रिएक्शन होगा और इसके डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स कैसे बनेंगे।